हेलो एवरीवन, पढ़ाई मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की बात करने वाले हैं जिनको शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट इज़ के तेलांग जी, जो कि बहुत ही एक टावरिंग पर्सनालिटी थी, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी अगेन 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडिया में। अगर इनकी बात करें, काशीनाथ त्रिभंग तेलांग इनका पूरा नाम था और ये एक इंडोलॉजिस्ट थे और एक जज भी थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडोलॉजिस्ट यहाँ पे क्या होता है। इंडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि इंडियन कल्चर को, इंडियन लिटरेचर को, इंडियन फिलॉसफी को अच्छे से फॉलो करते हैं और जो उनके बारे में स्टडी करते हैं। सो डैट इज़ इंडोलॉजिस्ट। तो इंडियन ही थे और इंडोलॉजिस्ट थे, इंडियन फिलॉसफी में डीप स्टडी और रिसर्च करने के लिए जाने जाते थे। तो ये बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली से आते थे और इनकी जो सबसे मेन बात थी कि बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे। इन्होंने काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप्स भी जीत रखी थी, वो भी उसी टाइम पे। भगवान दास स्कॉलरशिप भी इन्होंने संस्कृत में जीती थी और इसी लैंग्वेज को उन्होंने परस्यू किया अपनी इवन हायर स्टडीज़ में भी। ओके। तो सिंस जो तेलांग जी हैं, ये भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बॉम्बे सिटी से ही थे, ठीक है, उसी एरिया से ही थे। तो ये भी अपने टाइम के सबसे अच्छे कॉलेज, जो कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, एल्फिंस्टन कॉलेज से ही पढ़े थे, जहाँ से और भी दिग्गज जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं जैसे दादा भाई नौरोजी जहाँ से पढ़े हैं। और ना ही ये वहाँ से पढ़े थे, और वहाँ वहाँ का इनका वाइस वाइस चांसलरशिप भी वहाँ पे मिली थी 1892 में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें। और अगर बाकी इनकी उपलब्धियों की बात करें तो ये पेशे से लॉ वाली फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और बाद में हाई कोर्ट, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके एडवोकेट भी बनते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने और भी अपना जो सोशल वर्क है, लिटरेरी वर्क है, पॉलिटिकल वर्क है, जारी रखा। लेकिन ये लॉ वाली फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो पद है इन्होंने हासिल की। ओके। इनकी अगर हम महारत की बात करें कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल इन्होंने प्ले किया, डैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द हिंदू लॉ। जैसे हमने पहली बात की कि एक इंडोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने हिंदू लॉ, जो कि जिसमें बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, बहुत सारी लॉ बुक्स आ जाती हैं, चाहे वो दया बाग हो, चाहे वो मिताक्षरा हो, चाहे वो कोई और चाहे इस पे किसी और की कमेंट्रीज़ हों, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक महारत यहाँ पे हासिल की थी, क्योंकि संस्कृत के बहुत अच्छे स्कॉलर थे और इंडियन कल्चर और इंडियन लिटरेचर में भी इंटरेस्ट रखते थे। तो हिंदू लॉ में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अथॉरिटी थे उस टाइम पे। इवन जो अंग्रेज़ थे वो भी इनसे ही कंसल्ट करते थे जब भी किसी हिंदू लॉ या फिर हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, ठीक है। ये प्रेसिडेंट तक इलेक्ट हुए थे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जो कि बॉम्बे ब्रांच वाली थी। अब एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम बात कर लें, तो एक एशियाटिक सोसाइटी जो थी वो विलियम जोन्स ने फाउंड की थी। विलियम जोन्स। तो ये वो वाली नहीं थी। ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी, ये इंग्लैंड में बेस्ड थी और इसमें मोस्टली इंग्लिश मैन ही थे, ज़्यादा अंग्रेज ही इसमें थे। तो उसका भी पार्ट होना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ओके। अब और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे टास्क आ जाते हैं जिनके लिए इनको शायद उतना क्रेडिट आज नहीं मिलता है, कि इन्होंने जो सबसे सुप्रीम स्क्रिप्चर है पूरे इंडियन फिलॉसफी का, सबसे सुप्रीम में से एक, डैट इज़ भगवद गीता को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे, और जिसके बेस पे मैक्स म्यूलर ने भी सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट में इनका ये जो ट्रांसलेशन है उसको इंक्लूड करा। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे इनकी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा इनका रोल है जो भी मैक्स म्यूलर के वर्क्स थे। मैक्स म्यूलर की अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो ये अगेन एक ओरिएंटलिस्ट था, जो कि इंडिया के कल्चर को जानने की कोशिश कर रहा था और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर्स को भी स्टडी कर रहा था। ओरिएंटलिस्ट ओरिएंटलिस्ट यहाँ पे कौन होते हैं? जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की चीज़ों को स्टडी करते हैं। ओरिएंट का मतलब है ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम यूरोप से कंपेयर करेंगे तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंडिया, चाइना जैसे यहाँ पे कंट्रीज आते हैं, तो उन्हीं कल्चर्स को रेफ़र करते हैं कहीं ना कहीं। ओके। उसके बाद बहुत ही फेमस जो एंशियंट इंडिया का की जो बुक है, दैट इज़ मुद्र राक्षसा, जो विशाखा दत्त जैसे ग्रेट स्कॉलर ने लिखी थी, उनके ऊपर भी इन्होंने कहीं ना कहीं काम किया है, उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा है। मुद्र राक्षसा की अगर हम बात कर लें तो ये चाणक्य नीति के ऊपर किताब है, गुप्ता काल में आती है
और चाणक्य ने क्या क्या यहाँ पे तिकड़म लगाए थे, चाणक्य ने क्या क्या यहाँ पे सीख दी थी, पॉलिटिकल सीख दी थी चंद्रगुप्त को, जिसके ऊपर आजकल सारे सीरियल्स और मूवीज़ जो आती हैं वो भी कहीं ना कहीं बेस्ड हैं। वो सारी मुद्र राक्षसा से ही कहीं ना कहीं आती हैं। हालांकि अगर बात करें, ये ऐसा भी नहीं है कि ये सेंस थोड़ा सा अंग्रेज़ों के साथ मिल के भी काम करते थे, जबकि लिटरेचर की बात है, ऐसा नहीं है कि उनको क्रिटिसाइज उन्होंने नहीं किया। ये एल्ब्रेक्ट वेबर जो थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो रामायण है और इंडियन एपिक्स हैं जैसे रामायण महाभारत, वो कहीं ना कहीं होमर की किताबों से इन्फ्लुएंस्ड है। होमर की अगर बात करें तो ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट एंशंट ग्रीक पोएट थे। जो पाणिनि का जो एक स्टेटस है इंडियन लिटरेचर में, उससे ज़्यादा बड़ा जो स्टेटस है वो होमर का है इन ग्रीस। तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया में कोई अगर एपिक्स हैं तो वो खुद से तो उन्होंने शायद नहीं लिखे होंगे, ठीक है, या फिर खुद की उनकी रचना नहीं होगी, ये भी शायद वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो। तो कहीं ना कहीं ये नीचा दिखाना चाह रहे थे, जिसको केटी तिलांग जी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने का काम किया। तो इन्होंने कहा कि होमर ने यहाँ पे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं किया इंडियन एपिक्स को, जो कि सही बात भी है। होमर की अगर बात कर लें, उसके वर्क्स की बात करें, तो यहाँ पे इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे इलियाड एंड ओडिसी, शायद आपने सुना भी हो, इलियाड एंड ओडिसी। ओके। अब इनके पॉलिटिकल करियर को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लंबा करियर हम इसको नहीं कहेंगे, 18-19 साल का करियर था। आई मीन वैसे तो लंबा था, लेकिन कंपैरिजन टू बाकी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने क्या किया है, उतना बड़ा और लंबा शायद हम इनको नहीं कहेंगे। तो 1872 टू 1889 ये कहीं ना कहीं एक्टिव थे। और जस्ट लाइक फिरोज शाह मेहता एंड दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। और बाद में हालांकि इन्होंने वाइसरॉय की काउंसिल में मेंबरशिप ठुकरा दी थी, तो बॉम्बे वाली साइड में ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी हमने पहले ही बात की है, उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट सदस्य थे, वेरी इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस बॉडी। और बाद में कांग्रेस का जब फाउंडेशन हुआ, हालांकि दोनों एक ही साल आते हैं 1885 में, तो उसमें भी सेक्रेटरी थे। इनाग्रल मीटिंग जो हुई थी उसकी रिसेप्शन कमेटी के ये सेक्रेटरी थे। तो यू कैन सी जो बॉम्बे के जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, इन्होंने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में तो बड़ा रोल प्ले किया ही है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा इनका रोल कहीं ना कहीं बन जाता है। इनके अगर बुक्स और वर्क्स की बात करें तो इन्होंने, जैसे हमने पहले बात की है कि इंडोलॉजिस्ट थे, ज़्यादा इंडियन लिटरेचर के ऊपर काम किया, उसको ट्रांसलेट करने का काम किया। तो यहाँ पे जो इनका जो काम है वो भगवत गीता को लेके है। राइज ऑफ द मराठा पावर है, क्योंकि इन्होंने मराठी वर्क्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, मराठी वर्क्स एंड लिटरेचर। हालांकि स्कॉलर संस्कृत के भी थे, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है। एंड मुद्र राक्षसा, जो हमने चाणक्य नीति और जो चाणक्य जी की जो स्ट्रैटेजीज थी उसके ऊपर हमने बात की है, तो उनके ऊपर भी इन्होंने एक काम किया है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स। और आजकल जो हम कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देख रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कहीं ना कहीं हो सकती है। सो आई होप आपने आज का सेशन इन्जॉय किया होगा, काफ़ी नॉलेज आपको यहाँ से मिली होगी। सो कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग, और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।